नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। मैं मेराज अहमद सिद्दीकी आज गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों का जायजा ले रहा हूं। चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। जगह जगह विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के द्वारा जनता को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए, गोलबंद करने के लिए प्रयास और मुहिम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस इलाके में बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, बर्निंग क्वेश्चंस हैं, जिसका जवाब जनता इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके देगी। और आइए जानते हैं कि इस बार बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। विकास का मुद्दा है, जन समस्या का मुद्दा है, इस पर बात करेंगे स्थानीय लोगों से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। क्या लगता है कितनी समस्याओं का सामना यहाँ जनता कर रही है? देखिए, बात यह है कि बिहार में अभी चुनाव है। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है, बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या से इस तरह से बुरी तरीके से लोग ग्रसित हैं और कोई भी प्रत्याशी, कोई भी लीडर, कोई भी नेता जनता का हाल पूछने तक के लिए भी अभी तक इधर दिखाई नहीं देता। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये नदी है और नदी में निरंतर 1.5 महीना हो गया, 45 दिन 50 दिन से बाढ़ इस तरह से विकराल रूप ले रखी है कि कहीं भी जितने भी किसान थे सबका फसल गर्क हो चुका है। लोगों का आने जाने का रास्ता भी बाधित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ आखिर जहाँ से बाढ़ की उत्पत्ति, जहाँ से ये पैदा होता है यहाँ पर देवापुर में, वहाँ पर सिर्फ हम जा कर के देखे हैं कि वहाँ पर 300 से 400 मीटर की दूरी है जो नदी का कटाव से पानी हर साल बह जाता है बांध। और बिहार के जितने भी गरीब लोग हैं वो सरकार से ये नहीं कहते कि हमको महात्मा गांधी सेतु का टेंडर दे दो। कोई गरीब ये नहीं कहता। बस गरीबों की ये चाहिए कि बाढ़ बिहार में न आए। जहाँ पर देवापुर में बांध, जो सरकार 300-400 मीटर बांध नहीं बना सकती है, उसको बिहार के वासियों से वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है, मांगने का अधिकार नहीं है। सरकारें तो बहुत आती है, बहुत जाती है। इसके पहले राजद की सरकार रही, उसके बाद जो है अभी एनडीए की सरकार, नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी सरकार है। लेकिन कोई भी प्रत्याशी, कोई भी लीडर आज तक ये देवापुर 400 मीटर बांध बंधवाने में सरकार विफल है, असफल है। और ये इसलिए हो रहा है एक सुनियोजित साजिश के तहत, ताकि आपदा प्रबंधन का कोष का जो पैसा है उसका बंदरबाट किया जाए, उसको लूटा जाए। तो ये बाढ़ आता नहीं है, इसको मंगाया जाता है कैपिटलिस्टों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, ताकि बाढ़ में कोई त्रासदी आए और उस आपदा प्रबंधन कोष का पैसा जो अरबों खरबों में होता है उसका नेता और ये ब्यूरोक्रेट और ये लीडरशिप बैठ करके उसका बंदरबाट करें और खाएं। जनता का हजारों करोड़ों का फसल बर्बाद हो चुका है, पैसा जो था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और बिहार में ये चुनाव भी है, तो दोनों में देखा गया है कि जितने भी सरकारें अब तक आई सब के सब नकारा साबित हुई है। जन समस्याओं से उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो और एक तो विकल्प सामने आ गया है। बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि देखिए, बात यह है कि हमको तो उससे क्या लेना है, अब तो हमको वोट ईवीएम से मिल जाएगा। वोट कोई दे या न दे, तो ईवीएम पर भी एक बहुत प्रश्न पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि ईवीएम जो कि एक वोट मतदान पद्धति है, वो पूरी तरीके से असफल है। जहाँ पर इसका विकास हुआ, जहाँ पर इसका आविष्कार हुआ, उस देश ने ईवीएम को ठुकरा दिया। और ये ईवीएम एक बहुत बड़ा फ्रॉड मतदान का एक, ये समझिए कि एक साधन है और इसको लोग उपयोग करते हैं। जितने भी हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको खरीद करके आप वोट कहीं दीजिए, जाता कहीं है। इसलिए इसको हम सरकार, आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से हम सरकारों से ये मांग करेंगे, न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत सरकार से मांग करेंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल भारत में न कीजिए। इसलिए तमाम दुनिया के देशों ने इसको ठुकरा दिया है और भारत ने अपनाया है, जो कि एक सवाल है। और जरूरी बात यह है, कहना यह है कि जो भी सरकारें हैं और एकमात्र, जैसे मान लीजिए कि अब सेना, देश का जो स्थिति है
वो इतना विकराल है कि गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये देश चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सेना के बल पर। नहीं तो जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं और जितने भी नेता हैं, सब ये सोचते हैं कि हम राजस्व को कैसे लूट करें और कैसे बंदर बांट करके अपना हम बैंक बैलेंस पूरा करें। सेना के और पुलिस के माध्यम से ये देश चलता है और सेना एकमात्र विश्वसनीय संस्था एक तो देश में रह गया है। अब आप लोग देख रहे हैं डेली हर चीज का निजीकरण। अब आप जियो को देख लीजिए, जियो जब शुरू में आया था तो फ्री में था ना जी, और उसके बाद 139, 199 अब 600 रुपया का हो गया है। तो निजीकरण का ये पता, रेलवे का निजीकरण, उसके बाद जो है एयरपोर्ट का निजीकरण, उसके बाद जो है HAL का निजीकरण, उसके बाद जो है ये विद्युत का, बिजली का निजीकरण, सब चीज का निजीकरण हो चुका है। अब और कोई मतलब आर्थिक स्रोत का साधन भारत सरकार के पास नहीं रह गया है। अब उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से धड़ाधड़ सरकार के हर आर्थिक संसाधनों का जब निजीकरण हो रहा है तो देश का ये जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी, किसके बल पर पड़ेगी? हम लोग बूढ़े हो चुके, आज तक इक्वलिटी एंड जस्टिस, नहीं इक्वलिटी है देश में और नहीं जस्टिस है, कुछ भी नहीं है। आर्थिक, हम कहते हैं कि एक आदमी को जीवन यापन करने के लिए कितना रुपया चाहिए होता है? एक आदमी को जीवन यापन करने के लिए मात्र 10 लाख से 5 लाख। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि मैं आपसे बता रहा हूं कि इस देश की आधी संपत्ति जमीन से लेकर के और मनी तक पर मात्र 1000 लोगों का कब्जा है और बाकी जो है भारत की पूरे 130 करोड़ जनता इसी में अपना गुजारा भी यापन कर रही है। आधी संपत्ति पर उन कैपिटलिस्टों का, उन पूंजीपतियों का मतलब साधन है। और गरीबों का हाल तो जो ये है वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि अब की बार जो है चुनाव जो भी हो वो ईवीएम के माध्यम से न हो, बल्कि ईवीएम एकमात्र जो है लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है। अब ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो और जनता जो है इस बार जरूर जवाब देगी। इसलिए कि सबको मैंने देखा, राजद को भी लोगों ने देखा है और बीजेपी के गठबंधन से जो सरकार एनडीए की बनी है उसे भी लोगों ने देख लिया है और बहुत सारी सरकारें रही है। लेकिन अब देश, अब जो सेना है, सेना ही इस देश का गौरव है और सेना ने इस देश की आबरू को, इज्जत को बचा करके रखा है। मैं आपसे कहूंगा कि ये कोई झूठ नहीं है, इतनी जनता सब यहाँ पर खड़ी है। चाइना समझिए कि कश्मीर के सीमा से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा जमा चुका है। 38,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन कम नहीं होता है। एक वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा 1 वर्ग किलोमीटर होता है और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने पकड़ लिया है। यहाँ पर नेपाल जो है, नेपाल 7100 वर्ग किलोमीटर जमीन, जो कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी से जो सीमा लगता है भारत का, यहाँ पर नेपाल का, वहाँ पर पश्चिमी चंपारण और लखीमपुर खीरी से लेकर 7100 वर्ग किलोमीटर जमीन नेपाल पकड़ लिया है। भारत सरकार को उस पर चिंता नहीं है। भारत सरकार ये चाहती है हम यहाँ पर कैसे हिंदू मुसलमान करते हैं, यहाँ पर दोनों को आपस में लड़ा करके और अपना वोट ले करके और जा करके 5 साल के लिए पटना पे हम जो है बैठ जाए। हमारे बच्चे किस तरीके से जो है विदेश के स्कूलों में पढ़े, भारत के सारे शिक्षण संस्थान बंद है। एक अगर गरीब आदमी कोई बीमार पड़ गया, अगर उसको कोई ज़्यादा अच्छी मतलब चिकित्सा की जरूरत है तो मेरे ख्याल से उसका चिकित्सा नहीं हो पा रहा है। इतना चिकित्सा महंगा हो गया, इतना शिक्षा महंगा हो गया, सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हम जनता को कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके अपना वोट ले लें। अब वोट लेने के बाद 5 साल तक फिर कोई नहीं दिखाई देता है, सब लोग चले जाते हैं यहाँ से। अब फिर बिहार भी, यहाँ पर चुनाव भी है, बाढ़ भी है, इसके बाद एक कोरोना जैसी महामारी से लोग अभी तक त्रस्त हैं और रोज इसका संख्या बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद लगातार 1.5 महीने से बाढ़ है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं बिहार में, सब ने बिहार के लोगों को लूटने का काम किया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जा करके देखिए कि बंगाल का कोई आदमी ये नहीं कहता है कि हमको पंजाब में गए थे तो हमको मार पड़ा है, और फिर जो है आसाम का कोई आदमी नहीं कहता कि हम महाराष्ट्र में गए हैं तो बिहारी ही एकमात्र ऐसी मतलब प्रजाति है, यहाँ के लोग हैं
कि कहीं भी जाते हैं, आसाम में जाते हैं वहां से भगाए जाते हैं, और उसके बाद जाते हैं पंजाब में, लुधियाना में, वहां से भगाए जाते हैं, गुजरात में जाते हैं वहां से भगाए जाते हैं, मुंबई में जाते हैं वहां से भगाए जाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान है, जो भी बिहारी है, हिंदी भाषी है, सब यहाँ से भागे। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी से इतना नफरत है कि बिहारी हर जगह पीटे जाते हैं, मार खाते हैं, और फिर जब चुनाव आता है तो इस तरह का कोई आडंबर रच करके और सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके वोट लेकर के और लोग चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे बढ़िया चीज अभी हम नीतीश भाई कहेंगे, इसलिए कि हम लोग एक ही उम्र के लगभग हैं। नीतीश भाई से हम ये कहेंगे आपके इस सम्मानित माध्यम के से, बहुत दिनों से 15 साल से हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम बिहार को विशेष राज्य का विशेष राज्य क्या होता है, हम बिहारी भी तो यार थोड़ा देखते कि विशेष राज्य कैसा होता है। तो आज तक, और जब भी आरजेडी से उनका जब गठबंधन टूटा, आरजेडी से गठबंधन टूटने के बाद उनके पास गोल्डन चांस था कि जब वो एनडीए की सरकार में जाकर के मिले और उनके एनडीए के समर्थन से बिहार में सरकार बनाया, तो कह सकते थे कि हमारा एक ही मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जो कि हमारे पार्टी का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर हम चुनाव लड़ते आए हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल से सरकार बनाने के नाम पर जब अरबों खरबों रुपया लेकर के और विधायक खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो एनडीए में की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था, लेकिन नीतीश बाबू ने पूरे बिहार वासियों को धोखा दिया है, और इस धोखा का जवाब इस बार बिहार की जनता उनको जरूर देगी। आज तक हम भी सोचते कि विशेष राज्य कैसा होता है, कैसे यहाँ की चीजें सस्ती होती है, कैसे बिहारी जो है आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरे राज्यों में जा करके अपना धन उगाही के लिए और धन कमाने के लिए जो लोग बिहारी आश्रित है, आज वहाँ से भी भगा दिए। कितने कोरोना के चलते जो है दूसरे राज्य में से चल कर रखा है, कितने रास्ते में मर गए, कितने बीमार हो गए, कितनों का घर बिक गया, कितने का मकान और दुकान सब बिक गया। तो मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू से, आज वो बताएं कि क्या, हम पूछते हैं एनडीए की सरकार से, हम पूछते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि वो लोग बताएं कि काश आज भी बिहार को विशेष राज्य की जरूरत है कि नहीं। अगर नहीं तो वो लोग बिहार में वोट मांगने के लिए न आए, इसलिए कि हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम लोग उस प्रत्याशी को वोट देंगे, इसलिए कि हमारे माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और ये राम मनोहर लोहिया कहते थे कि पूंजीपति व्यक्ति कभी भी गरीब जनता की आवाज नहीं बन सकता। आज हमारे घर में राम मनोहर लोहिया कहे थे कि पूंजीपति व्यक्ति कभी भी गरीब जनता की आवाज नहीं बन सकता। अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो आप ही मदद करेंगे, आपके यहाँ कुछ है तो हम भी मदद करेंगे। हमको मदद करने के लिए अडानी नहीं आएंगे, अंबानी नहीं आएंगे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पूंजीपति वर्ग के लोग नहीं आएंगे। तो हम कहते हैं कि हमारा नेता वैसा हो जो हमारे पास का हो, जो हमारे दुख में मुसीबत में काम आए,